तो बच्चों आज अपन रे ऑप्टिक्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। थक गए होंगे आप, दुखी हो गए होंगे, पर अब बस लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज अपन टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था, ठीक है। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपन देखते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो लिखे आप टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप it is an optical instrument used to see distant objects, बहुत दूर, distant का मतलब बहुत दूर, distant objects clearly, clearly का मतलब distinctly and magnified, ठीक है भाई। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं ये लेंस यूज करते हैं, यूजेस लेंसेज, ठीक है। लेंस काम आते हैं इसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस काम आएंगे हमारे, ठीक है। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप ये जो है मिरर यूज़ करते हैं, स्पेरिकल या पैराबोलिक मिरर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज़ करते हैं मिरर्स, ठीक है, इनमें मिरर यूज़ आते हैं, क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। अब जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं इसके भी दो टाइप है। सबसे पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, ये कोई फार अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लाइक मून है, ऐसा बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज है, तो उनको आप देखने के लिए बड़ी मतलब मैग्नीफाइड देखने के लिए काम आता है ये। तो इट इज यूज टू सी वेरी डिस्टेंट, या डिस्टेंट ही कह दो आप, तो बहुत दूर होंगे वैसे, सी डिस्टेंट हेवनली बॉडीज लाइक मून, स्टार्स, सन, ठीक है ना, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज डिस्टिंक्टली, साफ एकदम देखने के लिए, ठीक है, ये काम आता है। इट फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। दूसरा एक टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये जो है भाई अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, बहुत दूर है, कोई जैसे कोई माउंटेन के ऊपर खड़े होकर के नीचे देख रहे हो, या नीचे से कोई माउंटेन के ऊपर चीज़ देख रहे हो, या कोई बहुत दूर है अर्थ के ऊपर ही, तो उसको देखने के लिए काम आता है। तो इट इज़ यूज टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये जो इमेज बनाता है इट फॉर्म्स वर्चुअल, तो ये भी बनाएगा, एंड इरेक्ट इमेज, ये इरेक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखा दिया इन दोनों के बारे में। अब हमारे सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्लियर। तो एस्ट्रोनॉमिकल की डेफिनेशन तो आ गई है, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं तो सीधा इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब लिख रहा हूँ। तो मैं एक बार ये पूरा रफ कर लेता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इंपॉर्टेंट ये टेलीस्कोप है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही जैसा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा था। It consists
double convex lenses mounted at the two ends of hollow metallic tube. थोड़ा फटाफट लिख रहा हूँ भाई, लेकिन बोल रहा हूँ, बोलने से आप समझ लें। होलो मेटालिक ट्यूब, ठीक है। द लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर विच फेसेस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, इसको अपन ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एंड द लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर which faces eye is called eyepiece. The distance between objective and eyepiece can be adjusted using rack and pinion arrangement. Rack and pinion सेम वैसे ही अरेंजमेंट, ठीक है। सेम वैसे ही भाई एक होलो मेटालिक ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब डाल देते हैं, एक लेंस यहाँ पे लगा होगा, एक लेंस यहाँ, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ये हमारी आँख की तरफ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होगा वो बड़ा होगा, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी, अपर्चर भी बड़ा होगा, तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव। और जो आँख की तरफ होगा, आई की तरफ होगा, उसको कहेंगे आई पीस। यहाँ पे एक रिंग लगी होगी, उसको रिंग को घुमाओगे आप, रिंग को घुमा करके दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताया गया आपको, ठीक है। अब इसमें भी दो केस होंगे भाई, दो केसेस होंगे। केस फर्स्ट, एक बार वही है हमारे इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है और एक बार इनफाइनाइट पे बनानी है, ठीक है ना। केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance. फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना है, क्लियर। तो अब वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एक साथ लिख लेता हूँ, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्लियर। तो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एंड वर्किंग एक साथ लिखना है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ताकि टाइम खराब नहीं हो हमारा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव यानी पहला वाला लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव ओ फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ए डैश बी डैश ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ दिस इमेज ए डैश बी डैश इज between optical center E and focus FE of eyepiece, सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है भाई। देन the eyepiece will form virtual and magnified image, ठीक है। मैग्नीफाइड तो वैसे ही वो ऑब्जेक्ट है ही है, बहुत बड़ा है। दिस इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे एक लाइन लिख लें भाई आगे एक्स्ट्रा, और दिस सॉरी ये आपने एक सेकेंड हो क्या लिखा है, देन द eyepiece will form virtual and magnified image A डबल डैश B डबल डैश। उस फाइनल इमेज को मैं क्या नाम देता हूँ, A डबल डैश B डबल डैश। और एक पॉइंट के बाद आप एक लाइन और लिखना, दिस फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस फाइनल इमेज
इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये एक बार लिख लो भाई, मेहनत तो पड़ रही है अपन को, बाकी अब डेरिवेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मैं इसको बोर्ड को रफ कर लेता हूं। मैग्नीफाइंग पावर, ये निकालने पूरी मेहनत इसीलिए हो रही है भाई, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? इट इज डिफाइंड एज दी, एक सेकेंड है ना, पहले डायग्राम बना देते हैं यार, डायग्राम बना देते हैं, सही रहेगा। इसको हटा देता हूँ मैं, पहले डायग्राम बना देते हैं ताकि बार बार साफ भी नहीं करना पड़े। अब डायग्राम बनाते हुए मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है कि आप बनाओगे तो आपको जोर तो आएगा ही आएगा, पर इसका डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ईजी है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो इसमें बड़ा लेंस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि उसमें छोटा लेंस था ऑब्जेक्टिव, है ना, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम जितना बड़ा बनाऊंगा बोर्ड पे मेरे को जगह कम अवेलेबल होगी, और लास्ट डेरिवेशन तक डायग्राम तो चलता ही रहेगा, है ना। तो यार थोड़ा कुछ एडजस्ट करो भाई जगह में। ये लेंस है, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और भाई जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो बहुत दूर है, अब जैसे मून है या स्टार्स है, सन है, ये बहुत दूर होते हैं, तो दूर है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे मान लो आप, तो उनसे जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल रेज। अब ये पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है भाई, एरो जरूर बनाना है ना आप, ये पैरेलल रेज आ रही है। अब इसका जो है फोकस पॉइंट थोड़ा दूर ही होगा, ये देखो फोकस पॉइंट बना देता हूँ मैं, इसका फोकस पॉइंट है F0, फोकस पॉइंट। तो एक्चुअली ये रे अगर ऐसे आती ना सीधी, अगर ये रे ऐसे आती तो ये फोकस के ऊपर मिल जाती, पैरेलल रे हमेशा फोकस पे मिलती है, बट ये थोड़ी तिरछी आ रही है तो पैरेलल है, इसलिए मिलेगी फोकस की साइड में ही, लेकिन ये थोड़ी तिरछी है रेज, इसलिए फोकस के नीचे मिलेगी, उसको कहते हैं फोकल प्लेन। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो सीधी सीधी भेज दो भाई, और ये रे मुड़ जाएगी, ये भी रे मुड़ जाएगी, लेकिन मुड़ करके ये कहाँ मिलेगी? इस F के नीचे मिलेगी, और यहाँ जो इमेज बनेगी A' B'। मैंने यहाँ लैंग्वेज में नहीं लिखा है कि द इमेज A' B' विल बी एट द फोकल प्लेन, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखनी नहीं है अपन को, कोई पढ़ता भी नहीं है, अपन को डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। ये बन गई इमेज। अब एक दूसरा लेंस है भाई आपका, दूसरा छोटा वाला लेंस, ठीक है, इसका नाम है आईपीस, ये आईपीस लेंस है दूसरा, ठीक है, ये इससे छोटा होगा। अब जो आईपीस लेंस होगा इससे इमेज बनानी है, तो ये जो इमेज बनी ना A' B' वो आईपीस के फोकस के अंदर है भाई, ये आईपीस का फोकस मैं बना देता हूँ यहाँ FE। तो आप देखो आईपीस का जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस है, पहले तो ये पहले इसको निपटाते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट तो है इन्फाइनाइट पे, और इसने कौन सी इमेज बनाई? A' B'। तो ये A' B' इसके लिए इमेज है, तो इस डिस्टेंस को आप कहोगे V0, क्या कहोगे? V0। और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप इस डिस्टेंस को कहोगे UE, क्या कहोगे? UE। क्लियर? अब मेरे को ये इमेज इसकी बनानी है भाई, थोड़ा नज़दीक हो गया यार, थोड़ा नज़दीक हो गया, ये लेंस थोड़ा सा दूर सरका दो, हल्का सा, ठीक है। और ये UE है, UE। अब इमेज बनानी है तो एक रे पैरेलल भेजेंगे जो इसके फोकस से जाएगी, और एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये दोनों रे भाई, ये दोनों रे जो जा रही है इस तो फोकस को थोड़ा सा दूर सरका दो, डायग्राम में तो मॉडिफाई बहुत जगह होगा। अब बच्चों ये दोनों रे आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे ही मिलाना पड़ेगा। मिलाओ, ये ले लो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो भाई, चौक कितना दूर जाता है जाने दो। ये यहाँ मिल गया मेरे तो, बस बहुत बढ़िया। इसको इससे ज्वाइन कर दो, और ये इमेज आ गई A'' B'', ठीक है। कितना शानदार डायग्राम बना, बस इसी तरीके से डायग्राम बना। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये इसका ये ऑब्जेक्ट था और इसकी ये इमेज है, इसलिए आईपीस की इमेज है, इसलिए VE। और ये हमें बनानी थी लीस्ट डिस्टेंस पे, और लीस्ट पे ही बनी है भाई। क्लियर? और ये पूरी, ये दोनों जो जा रहे हैं तीर आपकी आंखों में ही जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाने पे ही है। ये तो डायग्राम आप बना दो। अब मुझे बहुत सारी जगह की भी ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली जगह तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी, पर ये डायग्राम अब मैं थोड़ी और प्रॉपर लेबलिंग कर लेता हूँ। देखो जो रे आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो
एंगल बना रही है अल्फा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको भी अपन कहेंगे अल्फा कहेंगे, ठीक है। और इमेज जो बनी है ये रही फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश, ये E पे जो एंगल बना रही है उस एंगल को आप क्या नाम दोगे, बीटा। अब देखो मैं एक चीज़ रिमाइंड करवा रहा हूँ, और इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना चाहिए, ये फर्स्ट क्या सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लेक्चर देखना चाहिए। उसमें मैग्नीफाइंग पावर से जब आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया तब बताया गया था टेलीस्कोप के केस में क्या फॉर्मूला काम आएगा और इसमें क्या आएगा, होगा तो वही फॉर्मूला m का बीटा अपॉन अल्फा। आप देखना वहाँ पे बताया गया है कि माइक्रोस्कोप में तो ये अल्फा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होगी और ऑब्जेक्ट हमेशा लीस्ट डिस्टेंस पे रहेंगे माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है सीधा इन्फाइनाइट पे रहेगा, तो टेलीस्कोप में हमेशा ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे रहेगा। और बीटा के भाई दो केस होंगे, एक बार लीस्ट डिस्टेंस, ये लो लीस्ट डिस्टेंस पे, और एक बार इन्फाइनाइट। तो अल्फा तो ऑब्जेक्ट का एंगल है और ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है ही है, और उसी का एंगल अल्फा होगा। अल्फा को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, जबकि माइक्रोस्कोप में तो हम कट करके आगे लगते थे डी डिस्टेंस पे, यहाँ जरूरत ही नहीं है। और इमेज का एंगल बीटा आ गया, बस अब तो बीटा अपॉन अल्फा निकालना भाई। डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ, इजी डेरिवेशन है। ये आँख आपकी हटा देता हूँ मैं। अब अपन डेफिनेशन लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। आप बना देना हो भाई आँख और फोकल लेंथ और सब, ये सिस्टमेटिक डायग्राम बना देना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। मैग्नीफाइंग पावर, तो डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज यानी बीटा एट आई प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। कहाँ पे पड़ी है इमेज, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एंगल को आपने नाम दिया अल्फा, ठीक है। अल्फा एट आई प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा इसमें, इन्फिनिटी पर रहेगा भाई, बस। और m की डेफिनेशन है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा तो है इमेज का एंगल एट लीस्ट डिस्टेंस और अल्फा है ऑब्जेक्ट का एंगल एट इन्फिनिटी। अब आप ट्राइंगल से अल्फा और बीटा निकालो भाई। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, सबसे पहले देखना ट्राइंगल का नाम है ओ ए डैश बी डैश। मैं ये रिमाइंड करा देता हूँ, ये ए डैश पॉइंट जो है एफ नॉट और ए डैश एक ही जगह है। तो ट्राइंगल का नाम है, ये समझ में आ गया था ना आपको, इसका ऑब्जेक्ट ये था, इसने ये इमेज बनी, और ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, ये इस लेंस के लिए इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इसलिए ये वर्चुअल इमेज इधर की तरफ बनाएगा। तो ट्राइंगल का नाम है ओ ए डैश बी डैश, इससे तो अल्फा आएगा। ये तो इजी डेरिवेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो फिर भी कंफ्यूज करता है। तो ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, इससे अल्फा बताओ भाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर टेन अल्फा, और टेन अल्फा को आप अल्फा लिख लो। परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ए डैश बी डैश, और हाई बेस कौन सा है, ओ ए डैश। इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा ट्राइंगल लो जिसका नाम है ई ए डैश बी डैश, ये बीच वाली साइड कॉमन रहेगी, ये वाली ई ए डैश बी डैश, टेन बीटा, और टेन बीटा को आप बीटा लिख लो। परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ए डैश बी डैश, और हाइपोटेन्यूस है ई ए डैश, सॉरी बेस है ई ए डैश। अब ये अल्फा और बीटा रख दो 1 के अंदर, पुटिंग इन 1। बीटा की जगह मैं रख रहा हूँ ए डैश बी डैश ई ए डैश, ए डैश बी डैश और ओ ए डैश। भाई वैल्यू रखी है मैंने, ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू। ए डैश बी डैश कट गया, कटा। तो फिर बच्चों देखो ये थोड़ी देर में हटा रहा हूँ, ये दिमाग में रखना आप, लास्ट में मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि वी ई इक्वल टू डी। अब मैं हटा रहा हूँ, मुझे जगह की कमी है भी थोड़ी, ठीक है। तो m इक्वल टू ये ओ ए डैश पूरा ऊपर जाएगा, पूरा ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4 3 तक दे दिया आपने, 4 दे दो। और अब आप डायग्राम देखो साइन कन्वेंशन के साथ, ओ ए डैश और मुझे ई ए डैश बताओ। ओ से ए डैश तक, ये देखो ओ से ए डैश तक है ये वी नॉट, और वी नॉट तो आपके फोकल लेंथ के बराबर है एफ नॉट। ये मैंने कहा ना फोकस है, ये पैरेलल रे फोकस भी तो मिली आकर के इसका ओ का फोकस, और ओ की फोकल लेंथ बड़ी है भाई, ये ज़्यादा दूर है, ध्यान रखना। तो ये वी नॉट की जगह एफ नॉट लिखो, और इधर की तरफ इसलिए प्लस का एफ नॉट होगा। और ई ए डैश कितना होगा, ई ए डैश ई से ए डैश तक, ये देखो ई से ए डैश, ये फोकस नहीं है, ये उसका फोकस है, उसके लिए एफ नॉट है। इसके लिए यूं मत कह देना सर ये भी तो फोकस ही हुआ है, ये भी एफ लिख लो, ये कोई फोकस थोड़ी है, तो उसका फोकस है, तो उसकी फोकल लेंथ हुई। ई एफ नॉट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, यू ई, और माइनस का होगा इधर की तरफ है। देन क्या आएगा फॉर्मूला बताओ,
ओ ए डैश की जगह रखो आप एफ नॉट और ये रखो माइनस का यू ई, इक्वेशन नंबर 5। और अब बच्चों लेंस फॉर्मूला लगाना है, लास्ट इजी डेरिवेशन है। लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। आई पीस के लिए तो वी ई यू ई और एफ ई। आप मुझे यूँ बताओ, सबकी साइन के साथ वैल्यू यहाँ साइड में लिख लेता हूँ मैं। यू ई तो नेगेटिव लेना है, यू ई तो माइनस का यू ई लेना है। वी ई कितना था, वी ई था माइनस का डी, ये मैंने अभी इधर रफ कर दिया है, वी ई डी लिखा था और सब इधर है नेगेटिव हो गए, उधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी किया था। और फोकल लेंथ भाई पॉजिटिव होगी, प्लस की एफ ई होगी। देन क्या आएगा बताओ मुझे, माइनस डी और माइनस का यू ई और वन अपॉन एफ ई, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब मैं यू ई को, अब देखो भाई ये m की वैल्यू आ रही है एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई है ना, तो मैं पहले एफ नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ, उधर डी से किया था ना, वैसे वैसे मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट, क्योंकि मुझे m चाहिए। तो एफ नॉट माइनस डी और एफ नॉट अपॉन यू ई और एफ नॉट अपॉन एफ ई। अब इसको तो ले लो इधर ना, इसको ले लो इधर, और ये इधर आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। और माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई, पूरा ई तो हमारे माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई तो m है, तो फिर 5 में वैल्यू रखो, पुटिंग इन 5। ये पूरा m हो गया भाई, इस पूरे को m लिख लिया मैंने। m की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस एफ नॉट अपॉन डी, ये माइनस नीचे लिखो ना ऊपर लिखो, एक ही बात है भाई, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, मैं माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई पूरा कॉमन ले रहा हूँ भाई, ये पूरा माइनस तो कॉमन ले लिया, तो अंदर तो सब दोनों प्लस में हो, ये एफ नॉट अपॉन एफ ई कॉमन ले लिया, तो देखना ये पूरा कॉमन चला गया, तो ये तो रह गया 1। ठीक है, ये पूरा 1 रह गया, एफ नॉट बाहर चला गया। ठीक है, एफ नॉट तो बाहर चला गया और ये अपॉन में डी पड़ेगी है, और नीचे से आपने क्या कॉमन लिया, नीचे से देखो एफ ई कॉमन लिया, तो नीचे एफ ई है ही नहीं, तो ऊपर आ जाएगा इसके ज़बरदस्ती, ये एफ ई ऊपर आ जाएगा, ज़बरदस्ती कॉमन लिया ना ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो ये अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई आ गया, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई मल्टीप्लाई होगा तो एफ ई से एफ ई कट जाएगा, वापस ही आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया भाई, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इक्वेशन नंबर 7 नोट डाउन कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, और अब खैर पूरे ही हटाना पड़ेगा मुझे, केस नंबर 2 करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार लेंथ तो दिखा दूँ आपको। लेंथ क्या है, पिछले लेक्चर में आपने देखा ही होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंथ की जरूरत पड़ी थी, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली लेंथ की तो जरूरत पड़ेगी, इसके और उसके न्यूमेरिकल सेम है। तो लेंथ टेलीस्कोप की यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक यानी सेम वही बात है, वी नॉट प्लस यू ई। पर इसमें एक फ़ायदा है हमें कि वी नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, वी नॉट किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक एफ नॉट के बराबर, एफ नॉट प्लस यू ई, तो खाली यू ई निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस लेंथ का फॉर्मूला भी आप याद रखें। अब अपन टेलीस्कोप का जो है सेकंड केस करेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इट एट इन्फिनिटी। केस सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, और इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर ही बहुत सीरियस है, इसमें पूरे चैप्टर में खुद ही सीरियस हो गया एक्चुअली, क्योंकि वास्तव में ये चैप्टर अपने आप ही सीरियस बना देता है, मतलब इस तरीके का चैप्टर है, इसको मजाक में आप ले ही नहीं सकते। कैसे नॉर्मल यूँ जैसे यूँ दुपल में आए, जैसे आप इसको एग्जाम्पल, इसको लो चैप्टर को मन में आए जैसे उल्टे सीधे एग्जाम्पल लेकर के समझो, ऐसा नहीं। जो चीज़ फैक्चुअल है, मतलब है ये चीज़, और उसको उसी वे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो इसमें अपन प्रिंसिपल और वर्किंग लिख लेते हैं एक बार, अगर एग्ज़ाम में ये सेकंड केस आ जाए तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो भाई लिखने में मेरे को भी जोर आ रहा है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिखना। प्रिंसिपल एंड वर्किंग में आप लिखना द ऑब्जेक्टिव लेंस या द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स inverted image a dash b dash of distant object at focal plane, ये लैंग्वेज लिखनी है आपको। फिर फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको ये आगे लिखना है, नाउ इफ दिस इमेज a dash b dash is located
at the focus of eyepiece FE, capital FE, then the eyepiece will form final image at infinity. Clear? इतना सा लिखना, क्लियर नहीं लिखना है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ये इतना लिखना आपको लैंग्वेज, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स इमेज ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द फोकल प्लेन. नाउ the eyepiece will form, sorry, now if this image a dash b dash is located at the focus FE of eyepiece, then eyepiece will form image at infinity. इतनी सी लैंग्वेज लिखनी है आपको. डायग्राम मैं बना देता हूँ. फर्स्ट वाला लेंस हो सके जितना बड़ा बनाओ भाई. ये रे आ रही है, देखो ये रे, ये एंगल कम रखना भैया ना, बहुत कम भी नहीं, लेकिन ऐसा जैसा मैं रख रहा हूँ. बहुत ज़्यादा एंगल रखोगे क्या होगा, इमेज यही बन जाएगी आपके. ये रे आ रही है अल्फा एंगल बनाते हुए, ये सीधी सीधी जाएगी, ये जाएगी और ये यहाँ मुड़ेगी. इसको तो यहीं पे मिला दो नज़दीक से नज़दीक. ये पॉइंट F0 है, ये इसके फोकल प्लेन पे बनेगी इमेज. आपको पता ही, एरो बराबर प्रॉपर एरो होने चाहिए भाई. ठीक है, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश. ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा. और इसी इमेज को आप नाम दे दो ए डैश बी डैश. ठीक है, ये ए डैश पॉइंट और F0 पॉइंट एक ही. अब यहाँ पे आपका दूसरा छोटा वाला लेंस पड़ा है जिसको आप कहोगे आई पीस. तो आई पीस से इमेज बनवानी थी, एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से और एक ये पास में फोकस बना दो FE सॉरी. अच्छा, यहाँ पे इसका भी फोकस है भाई, आई पीस का भी. तो आई पीस का भी फोकस है, तो ये जो इसने जो इमेज बने ए डैश बी डैश वो आई पीस के फोकस पे है. तो आई पीस अब वापस इमेज का बनाएगा इन्फाइनाइट पे. तो एक रे मैं ऐसे भेजूंगा जो फोकस से जाएगी, ये दोनों रे पैरेलल है. तो पैरेलल रे जब आपकी आंख में जाएगी तो आपकी आंख इनको सीधा करके देखेगी तो आपको ये कहाँ मिलती हुई नजर आएगी, इन्फाइनाइट पे. ये डायग्राम बना दो. इसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है तो इसने जो इमेज बनाई V0 इक्वल टू F0 यहाँ पे, और इसके लिए ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी UE. और इस केस में देखो ये इसका भी फोकस है, आई पीस का भी फोकस है, इसलिए UE किसके बराबर होगा, इसमें FE के बराबर होगा. तो ये डिस्टेंस UE है इक्वल टू FE और ये V0 है इक्वल टू F0. ये इसका फोकस है और ये इसका भी फोकस है, इसलिए इससे डिस्टेंस होगी तब तो FE और इससे डिस्टेंस होगी तब F0. और फाइनल इमेज VE जो है वो इन्फाइनाइट पर है. बस अब अपन मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखते हैं. मैग्नीफाइंग पावर आप जल्दी लिखो भी, डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ. मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा नाम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी होता है. तो डेफिनेशन लिखना, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ब्रैकेट में लिखना आप बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखना अल्फा, एट द आई when both are placed at infinity. क्लियर? ये डेफिनेशन है, वापस पीछे बैक आके और सुन लेना 2 बार. अब ये जो डेफिनेशन मैंने बोली इसमें दोनों इन्फाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट भी इन्फाइनाइट पे और इमेज भी कहाँ पे, इन्फाइनाइट पे. यानी M का फॉर्मूला नीचे लिखोगे आप बीटा अपॉन अल्फा और इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको. अब मैं ट्राइंगल से बीटा और अल्फा निकाल रहा हूँ भाई. तो आपको ये फाइनल इमेज है और वही एंगल बीटा है. इसमें डेरिवेशन में तो कोई चेंज नहीं है, जो पहला डेरिवेशन था वही वापस वैसे वैसे करना है. थोड़े से माइनर से चेंजेस हो जाएंगे. तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल लूँगा भाई, ये वाला O A डैश B डैश. बस इसमें ये ध्यान रखना, ये एक पॉइंट जो है ये अकेला F0 भी है, FE भी और A डैश भी है. तो इस ट्राइंगल से बताओ मुझे tan अल्फा क्या आएगा, और tan अल्फा को आप अल्फा लिख लो. tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है A डैश B डैश और बेस कौन है भाई, O A डैश. इक्वेशन नंबर 1. दूसरे ट्राइंगल से tan बीटा निकालो. दूसरा ट्राइंगल का नाम है E A डैश B डैश. इसको आप बीटा लिख लो. tan बीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है A डैश B डैश और ये होगा E A डैश. E A डैश है ना. ये इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब भाई देखो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू निकालने, पुटिंग इन, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देना. पुटिंग इन 1 2 और 3. तो बीटा की वैल्यू है A डैश B डैश E A डैश और ये है अल्फा की वैल्यू ये रही, रख दी मैंने, कुछ नहीं. A डैश B डैश से ये कट गया, ये ऊपर चला गया. ये तो बहुत इजी डेरिवेशन है यार. ये ऊपर चला गया O A डैश और अपॉन में हो गया E A डैश. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. जब भी इजी डेरिवेशन आता है थोड़ा दुख होता है मुझे यार, आपके लेवल का नहीं, मतलब थोड़ा टफ होना चाहिए आपके लेवल में. तो अब बच्चों देखो, ये साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज रखनी है अपन को.
आप मुझे बताओ कि ये ओ ए डैश कितना है। ओ ए डैश देखो, ओ से ए डैश तक ये रहा, ये वी नॉट कहो या प्लस एफ नॉट ही कह दो। और दूसरी डिस्टेंस कौन सी, ई ए डैश, ये कितना है, ई से ए डैश तक ये देखो यू ई कहो या एफ ई कह दो, और इधर की तरफ है तो माइनस एफ ही हो जाएगा। तो ये रखो, ये तो आंसर यूँ आ गया, मजाक मजाक में ही आ गया आंसर फ्रॉम फॉर। तो ओ ए डैश की वैल्यू तो है भाई एफ नॉट, और ये माइनस का एफ ई, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, जब भी एग्जाम में डेरिवेशन आता है कि फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, एक्सप्लेन वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड टेलीस्कोप, ड्रॉ द लेबल डायग्राम एंड फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, तब आप कंफ्यूज हो गए कौन सी मैग्नीफाइंग पावर निकाले, केस फर्स्ट या केस सेकंड। तो केस फर्स्ट पूरा करें, केस सेकंड का डायग्राम बनाए और डायरेक्ट फार्मूला लिख ले माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। अदरवाइज पर्टिकुलर नाम से आता है तो केस फर्स्ट आता है लीस्ट डिस्टेंस वाला तो वो करे, और अगर सेकंड आता है कि भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस करो तो आप सेकंड नंबर केस करना है ना। तो अब मैं इस पूरे को रफ कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लेंथ दिखा देता हूँ आपको, भाई लेंथ कितनी होगी इस केस में। इनफाइनाइट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर तो पता चल गई, लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक है वी नॉट, और यहाँ से यहाँ तक है यू ई। और इस केस में हमारा काम इसलिए ईजी है कि वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, एफ नॉट, और यू ई किसके बराबर है भाई, एफ ई के बराबर। ये लो लेंथ भी आ गई, क्लियर। तो अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको एक्चुअली कि कैसे सिलेक्शन करोगे आप ऑब्जेक्टिव का और कैसे आईपीएस का सिलेक्शन करोगे, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो एक बार तो मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, भले फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम में लो, टेलीस्कोप वाला है सेकंड वाला, अपन तो सेकंड वाला ले लेते हैं ना, ये फॉर्मूला है। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस। किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी की तरह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे। तो एम डायरेक्टली प्रोपोजल है एफ नॉट के, और एम इन्वर्सली प्रोपोजल है आपके एफ ई के। यानी अगर आपको लेंस चूज करना है तो मैग्नीफाइंग पावर हाई होनी चाहिए, और हाई तभी होगी जब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा हो। और वैसे आपने डायग्राम में देखा होगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो वैसे ही बड़ा था, वैसे भी बड़ा था, और ये भी कह रहा है बड़ा लो तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेना। अगर आपको 4 लेंस दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ वाला जो लेंस होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और आईपीएस कौन सा होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम हो, इन्वर्सली प्रोपोजल है, कम से कम। और वैसे भी हमारा आईपीएस छोटा था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ एज पॉसिबल, आईपीएस शुड बी ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ एज पॉसिबल, जितना हो सके स्मॉलर फोकल लेंथ हो। अगर मैं पावर की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा भाई, तो इसकी पावर उल्टी है 1 अपॉन एफ नॉट, 1 अपॉन पी नॉट, और इसकी पावर जो होगी वो पी ई डायरेक्टली प्रोपोजल हो जाएगी। तो पावर के केस में उल्टा आंसर आ जाएगा। तो अगर सिलेक्शन करना है आपको तो आपको ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव जो होगा माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव का जो सिलेक्शन करोगे वो ऑफ ग्रेटर या लार्जर, लार्जेस्ट लिख लेता हूँ है ना, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फोकल लेंथ, और या फिर यूं कह दो स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। और आईपीएस का सिलेक्शन करोगे आप तो स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ और लार्जेस्ट पावर, उल्टा हो जाएगा लार्जेस्ट पावर, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो ठीक है लार्जेस्ट फोकल लेंथ देखनी है, लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा केस आ जाता है कि आपके पास ऐसा लेंस है जिसका अपर्चर बहुत बड़ा है, उसका डायमीटर बहुत बड़ा, अपर्चर और डायमीटर एक ही होते हैं, तो फिर अपर्चर को पहले प्रायोरिटी देनी है। अपर्चर डोमिनेंट होगा इसमें, अपर्चर या डायमीटर एक ही बात है भाई, डोमिनेंट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपको मैं 4 लेंस दे रहा हूँ, मैं L1, L2, L3 3 लेंस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ फोकल लेंथ ले लेता हूँ मैं, उसमें तो अपने अपर्चर को नहीं देखा था पर इसमें देखना ज़रूरी है। मैं 4 लेंस दे देता हूँ, 4 सेंटीमीटर और इसका अपर्चर है 2 सेंटीमीटर। एक है 8 सेंटीमीटर का लेंस जिसका अपर्चर है 6 सेंटीमीटर, और एक है 1 सेंटीमीटर का लेंस और अपर्चर भी 1 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। क्यों? पहले तो
ऑब्जेक्टिव लो भी, तो ऑब्जेक्टिव उसको लेना जिसकी फोकल लेंथ सबसे बड़ी है। इसमें से किसकी फोकल लेंथ सबसे बड़ी है? L2, L2 की फोकल लेंथ बड़ी और अपर्चर भी सबसे बड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो L2 ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लार्जेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर रीजन पूछा जाए तो बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ एंड ग्रेटर अपर्चर। और आईपीस किसको लेना भाई? आईपीस में फोकल लेंथ सबसे कम होनी चाहिए। सबसे कम फोकल लेंथ कितनी किसकी है? इसके L3 की। L3 जो होगा वो आईपीस होगा, बिकॉज इट हैज़ स्मॉलेस्ट फोकल लेंथ। तो इसका आंसर तो बिल्कुल ईजी। बट अगर ऐसा हो जाता, मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाती, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाता और इसका आपके 2 सेंटीमीटर हो जाता, ऐसा हो जाता, ठीक है। अब आपको कहे कि भाई ऑब्जेक्टिव चूज करो, ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव, अब आपको पता है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की हाईएस्ट होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, तो इसकी ज़्यादा है। बट इसका अपर्चर कम है, इससे ज़्यादा अपर्चर वाला लेंस पड़ा है हमारे पास, बड़ा लेंस पड़ा है। और टेलीस्कोप का काम ये होता है कि वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, और बहुत दूर से कोई ऑब्जेक्ट होता है, सन है, स्टार है, तो उनसे लाइट बहुत सारी आएगी, ज़्यादा लाइट्स गिरेगी सरफेस के ऊपर, तो उतनी इमेज ब्राइट बनेगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी और लाइट गैदरिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, साइज़ बड़ी होनी चाहिए लेंस की जितना हो सके। अपर्चर का मतलब साइज़, तो साइज़ इसकी बड़ी ज़्यादा है, इवन इससे कम फोकल लेंथ है, ठीक। ऐसा केस नहीं देंगे कि सबसे कम फोकल लेंथ वाला हो जाए, ऐसा केस आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब इनको यूँ मजबूरी नहीं डालेंगे कि भाई ये ही लो, ऐसा सिचुएशन नहीं होगी। बट ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है, जिसमें आप इन दो में आपको चूज़ करना पड़ सकता है। इसमें हालांकि आप इसको चूज़ कर रहे थे क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, बट अपर्चर उसका ज़्यादा है, तो आप उसको प्रायोरिटी पे लोगे। तो आप इसको लिखोगे L1 होगा ऑब्जेक्टिव। और इस क्वेश्चन साथ में ये भी पूछता है भाई वाई जस्टिफाई, तो फिर आपको लैंग्वेज में ये लिखना है बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ग्रेटर ही वर्ड लिखोगे आप, यूँ नहीं लिखोगे कि मीडिएटर है या स्मॉलेस्ट है, ऐसा वर्ड नहीं लिखोगे आप। तो वही बात है जो लॉजिकली बात है कि भाई फोकल लेंथ लार्जेस्ट होनी चाहिए, तो इट हैज़ ग्रेटर फोकल लेंथ एंड ग्रेटर अपर्चर। बट सिलेक्शन करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ भले इसकी ज़्यादा हो पर अपर्चर उसका ज़्यादा है, तो अपर्चर को डोमिनेट ज़्यादा करना है, ठीक है। और आईपीस तो भाई L3 होगा, आईपीस में आपको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, सबसे छोटा लेंस होगा, सबसे कम फोकल लेंथ वाला और सबसे कम अपर्चर होगा। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे, मैंने अभी कहा कि इसको 1 का कर दे फोकल लेंथ और इसका अपर्चर सबसे बड़ा कर दे, ऐसा नहीं किया जाएगा। एक्चुअली सबसे छोटा तो आईपीस ही होगा, अपर्चर और फोकल लेंथ। बट दो ऐसे आपको कंफ्यूजिंग लेंस रख सकते हैं जिनमें आपको थोड़ा चूज़ करने में डिफिकल्टी हो। ऐसे भी दो लेंस हो सकते हैं जिनकी फोकल लेंथ बराबर हो जाए, तो अपर्चर जिसका बड़ा हो उसको चूज़ करना है ना। तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है 2005 में आया हुआ है। चलो मुझे बताओ कि भाई आपको एक टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट करना है, किसको ऑब्जेक्टिव लोगे और किसको आईपीस, और इस बार फॉर्मूले में पावर दी है। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, मैंने अभी लिखा है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए यानी पावर जो है वो कम होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की। और अभी मैंने जस्ट आपको लिखाया था कि भाई आईपीस की पावर, फोकल लेंथ कम होती है, आईपीस छोटा होता है, यानी उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ऑब्जेक्टिव की पावर जो है वो कम होनी चाहिए, कम, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और पावर कम होनी चाहिए, लेकिन पावर से अच्छा है, बेटर है आप, है ना, इसका अपर्चर देख लो, अपर्चर कौन सा बड़ा है ऑब्जेक्टिव में। तो अपर्चर तो भाई यहाँ देखा जाए तो ये 0.02 है, 0.02, 0.05 और ये 0.1 का मतलब होता है 0.10 है, ध्यान रखना, ये 10 है, 5 है, ये 2 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा ये है ना अपर्चर। तो अपर्चर इसी का ज़्यादा है भाई, तो L1 तो होगा एज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर अपर्चर, ठीक है, अपर्चर ज़्यादा। और फोकल लेंथ भी सबसे कम है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। नहीं सॉरी, पावर भी सबसे कम है, देखो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पावर भी इसकी बहुत कम है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं रहा फिर, तो है ना, दोनों वे से अपने ये सेट बैठ गया। और आईपीएस जो होना चाहिए वो ऐसा जिसकी पावर हाईएस्ट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे हाईएस्ट पावर इसकी है, तो L4 जो होगा वो आईपीएस होगा, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप क्वेश्चन जो है बस देखने की ज़रूरत है आपको। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है भाई, मैं न्यूमेरिकल इसके नहीं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अच्छे क्वेश्चंस, आप देखें करें, क्योंकि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉबैक है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड
क्रोमेटिक एब्रेशंस, ठीक है। इसमें एक स्पेरिकल एब्रेशन होता है और क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब इमेज कलरफुल हो जाती है, जो वाइट लाइट आती है उसको एक ही फोकस पॉइंट पे नहीं होकर के उसके फोकस पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाती है। मैं आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद बता दूंगा स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होते हैं। ऐसे कैसे स्पेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, इमेज ब्लड हो जाती है, फट जाती है, थोड़ी फैल जाती है, एक ही पॉइंट पे शार्प नहीं बन के थोड़ी फैल जाती है, ब्लड हो जाती है इमेज, है ना। तो ये थोड़ी कमी है इसके अंदर। फिर बाकी दूसरे नॉर्मल कमियां हैं, जैसे लो लाइट गैदरिंग पावर, लाइट गैदरिंग पावर कम होती है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता है। लो रिजॉल्विंग पावर, लेंस का अपर्चर बड़ा नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा। अगर आपको कहे कि ये कोई रूम की साइज़ का लेंस बनाओ तो ऐसा बना नहीं सकते, क्योंकि उसको पकड़ना डिफ़िकल्ट है, होल्ड करना डिफ़िकल्ट है, उसको चारों तरफ से उसके रिम जो आएगी, रिम के थ्रू उसको पकड़ना मुश्किल होता है। जबकि अगर मैं लेंस की जगह मिरर काम में लूँ तो बड़ा मिरर बना सकते हैं, कमरे जितना बड़ा मिरर बना सकते हैं, क्योंकि मिरर को सपोर्ट आप पीछे से देते हो, पीछे उसके पॉलिश की हुई होती है, तो मिरर को तो पीछे से सपोर्ट दिया जा सकता है, लेंस को पीछे से नहीं दे सकते, आप खाली साइड रिम से दोगे तो ऐसा डिफ़िकल्ट होता है होल्ड करना, ठीक है ना। लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और भी आप दूसरी चीज़ के एक कैरी करना, इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और इसके अलावा यूं भी कॉस्टली होता है, ये तो अपन पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन कि चीज़ सस्ती है कि महंगी है ना। कोई दुकान पे जाते हैं भाव पहले पूछते हैं, तो ये तो कोई भी किसी का डिसएडवांटेज पूछे तो एक दो चीज़ आपको पक्का लिख लेनी है, कॉस्टली बस, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कॉस्टली होता है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो खैर मैंने 4 लिखा दिया, आप बहुत है, ये लिखो इनको। और इसके डिसएडवांटेज जो अभी अपन दूसरा टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिंग, उसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बच्चों अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बेटा ये जो है ना, दीज यूजेस पैराबोलॉइडल मिरर, कॉनकेव मिरर होता है भाई, कॉनकेव मिरर ही होगा, ठीक है ना। स्पेरिकल नहीं होकर पैराबोलिक, यानी स्पेरिकल मिरर तो ऐसे होते हैं जो स्फीयर के पार्ट होते हैं, उनको आगे बढ़ाने पे स्फीयर बनता है। और पैराबोलिक या पैराबोलॉइडल मिरर ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ाने पे पैराबोला बनता है। देखो ये पैराबोला बन रहा है, स्फीयर नहीं बनेगा, है ना। थोड़े ज़्यादा दबे हुए होते हैं, जबकि ये यूं होते हैं और वो थोड़े से दबे हुए होते हैं। तो ये पैराबोलिक जो मिरर है ना, ऐसे पैराबोलिक ये काम आता है, मिरर एज ऑब्जेक्टिव। और रिफ्रैक्टिंग में टेलीस्कोप था, मतलब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव जो है ना, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव जो था वो लेंस था, और इसमें लेंस की जगह मिरर काम आता है, ठीक है। तो ये अपने दो सिलेबस में, एक तो कासेग्रेनियन, ठीक है। तो कासेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप जो है ये क्या होता है, कैसा होता है, मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एक होलो मेटालिक ट्यूब होती है और उसके एक एंड पे पैराबोलिक मिरर लगा हुआ होता है। ये होलो मेटालिक ट्यूब है T1, और इस मिरर के यहाँ पे सेंटर पे एक स्मॉल छोटा सा एक होल होता है। ये जो पैराबोलिक मिरर है ये एज अ बिहेव करेगा ऑब्जेक्टिव। तो कोई मान लो कोई बहुत डिस्टेंट स्टार है, तो स्टार से जो रे आएगी भाई डिस्टेंट स्टार से, वो तो पैरेलल आएगी। ये पैरेलल रेज आ रही है फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रे इस मिरर पे टकरा करके इसके फोकस होगा, इस फोकस की तरफ जाएगी। लेकिन उस फोकस से पहले मैं दूसरा एक मिरर और रख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, और इसका फोकस भी यही है, एफ यहीं पे फोकस है दोनों का, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का फोकस यहीं पे, ठीक है। तो ये जैसे ही रे यहाँ जाएगी, ये रे यहाँ टकराएगी, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये फोकस की तरफ जाती हुई दिख रही, और ये भी रे जो है टकराएगी और आगे बढ़ाओगे तो फोकस की तरफ जाती हुई दिख। लेकिन पहले आपने एक दूसरा मिरर रख दिया, कॉन्केव मिरर M, कॉन्वेक्स मिरर, जो इन रे को बीच में इंटरसेप्ट कर देगा और ये इन रेज को मोड़ देगा।
और ये रे यहाँ से होती हुई बाहर चली जाएगी और यहाँ पे एक दूसरी छोटी सी एक है ना एक दूसरे लेंस में ये रे चली जाएगी यहाँ पे, यहाँ से होते हुए एक दूसरे लेंस में एंटर कर देगी और ये लेंस के थ्रू आप जो है रे को देख सकते हो। इसको जो कहते हैं आईपीस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आईपीस। ये इसके जस्ट पीछे हो गए, ठीक है भाई। ये इनका कोई काम नहीं है। ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये इसका कोई रोल नहीं। रोल तो ये ऑब्जेक्टिव बड़ा मिरर लगा हुआ ना, पैराबोलिक मिरर, इसी का है। रे आई और इसने फोकस कर दी। अब ये रे यहाँ फोकस हो रही थी F0 पे, लेकिन आपको ट्यूब के अंदर घुस के तो कोई इमेज देखोगे नहीं। तो रे को वापस बाहर निकालने के लिए मैंने बीच में कॉन्वेक्स मिरर रखा। इसने रे को इंटरसेप्ट करके निकाल दिया। और यहाँ पे एक आईपीस होती है जिसमें ऐसे लेंस लगे होते हैं। आईपीस खैर आपके सिलेबस में है नहीं इतनी डिटेल से, बस आप ध्यान रखो यहाँ आपकी आंख होगी, आईपीस के ऊपर छोटी सी दूरबीन टाइप होगी और रे वहाँ उसके अंदर पहुँचेगी और आपको इमेज दिख जाएगी। तो बहुत डिस्टेंट स्टार की इमेज जो है इसके अंदर बन जाएगी, आपको साफ दिख जाएगी। क्लियर? कासेग्रेन टाइप है। इसकी लैंग्वेज जो है आप मन से लिख सकते हो, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा मन से लिखना है, बस एक मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप वही लिखना, -F0/FE वाला। क्लियर? एक दूसरा टेलीस्कोप होता है न्यूटोनियन टाइप, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। डायग्राम बना देना, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेना है ना। रेज फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, कोई भी किसी बुक में मिल जाएगी आपको। कम ही लैंग्वेज लिखनी है, 4-5। यही मैंने जो बोला, होलो मेटालिक ट्यूब होती है, पैरेलल रेज आती है और उसके एक एंड पे एक पैराबोलिक मिरर लगा हुआ होता है जो बिहेव करता है एज अ पैराबोलिक मिरर लगा होता है ऑफ लार्ज अपर्चर विच बिहेव्स एज अ ऑब्जेक्टिव। तो रेज उस पर टकराती है, इंटरसेप्ट करते हुए कॉन्वेक्स मिरर से वापस जो है स्मॉल होल के थ्रू बाहर निकल जाती है ना, और आईपीस के अंदर इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। अब जो बच्चों न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है वो बिल्कुल इसके तरह ही होता है। ये पैराबोलिक मिरर लगा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और डिस्टेंट स्टार से रेज आ रही है, रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये ट्यूब है T1, होलो मेटालिक ट्यूब है। ये रेज यहाँ से टकराएगी, ये टकरा करके रे ऐसे जा रही थी। तो यहाँ है ना, बस इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर होता है और इसमें एक प्लेन मिरर होता है जो 45 डिग्री के एंगल पे पड़ा होता है, ठीक है। और ये रे यहाँ से टकरा करके इधर से होते हुए बाहर जाएगी और यहाँ से ये टकरा करके ऐसे जाएगी और यहाँ एक दूसरी ट्यूब होती है जिसको आईपीस ही कहेंगे, T2, और उस आईपीस के अंदर पहुँच करके इमेज बनाएगी और हम यहाँ देख लेंगे। ये इसका मिरर का रोल खाली कुछ नहीं है, रेज को डाइवर्ट करना है, उसके पाथ को मोड़ के कहीं दूसरी तरफ ले जाना है ताकि हम रे को देख सकें। क्योंकि रे जो आएगी डिस्टेंट स्टार से वो तो यहाँ इसके फोकस पे मिलेगी और इसके फोकस पे मिलेगी जहाँ पे भी इसका फोकस होगा। इसको मैं आगे बढ़ा, फोकस पर दिखाना नहीं है अपन को, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। फोकस पे मिलती है, लेकिन अब ट्यूब के अंदर घुस के तो अपन कहाँ से उन रे को देखें। तो इसलिए रे को पाथ को डाइवर्ट करने के लिए मिरर, प्लेन मिरर ले लिया, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उधर कॉन्वेक्स ले लिया। ये न्यूटोनियन है, इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर वही होगी -F0/FE। ये और ये दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में बनाओ। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये बनाओ। ये इसके एडवांटेजेस क्या है, तो उसके जितने भी डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हैं। कि एक तो अब उसमें मैंने लिखा है नॉट फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, वो फ्री नहीं होता है, नॉट है, हो भाई देख लेना वहाँ पे मैंने ये लिखा है नॉट फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशंस। अगर नॉट नहीं लिखा है तो नॉट लिख लेना उसमें। स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री नहीं होता है वो नॉट, और ये होता है यस, इट इज़ फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो एक बार इसके एडवांटेज लिख लो आप, बाकी सारे वही है एडवांटेज जो उसके डिसएडवांटेज थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 एडवांटेज पूछे जाते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशंस, हाई लाइट गैदरिंग पावर, तो इमेज का कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। मिरर है तो मिरर से सारी रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि लेंस से रे रिफ्लेक्ट नहीं होती। बहुत सारी रे जो है आर पार चली जाती है, कुछ रे लेंस एब्जॉर्ब भी कर लेता है या साइड से भी चली जाती है। पूरी रे इतनी जो है वो सारी रे मिलकर के रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म नहीं करती है। तो इमेज का कॉन्ट्रास्ट मिरर से अच्छा होता है, ध्यान, मिरर में अच्छी इमेज का कॉन्ट्रास्ट होता है ना, और लेंस में थोड़ा कम कॉन्ट्रास्ट होता है। तो लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा है, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। इमेज छोटी से छोटी इमेज को भी साफ देख सकते हो आप, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो उसको भी साफ देख सकते हो। रिजॉल्विंग पावर इससे अगले चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में। तो हाई रिजॉल्विंग पावर।
मैग्नीफाइंग पावर भी ज़्यादा होती है भाई, ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। जो इसमें ऑब्जेक्टिव मिरर है, पैराबोलिक मिरर, उसका अपर्चर बड़ा कर सकते हैं। मिरर्स ऑब्जेक्टिव यानी पैराबोलिक मिरर, पैराबोलॉइडल मिरर of large aperture can be constructed, can be easily constructed। ठीक है, और सस्ता है। अब सस्ता हो नहीं हो पर फिर भी अपन को तो लिखना है कि भाई ये सस्ता होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है उसके कंपेरेटिवली। टिका हुआ एक जगह पे ये है ना ज़्यादा हो सकता है, वो तो थोड़ा हिलता डुलता है, पर ये जो है इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है। और वो मैंने कह दिया आपको लेस कॉस्टली होता है वो, 2 भले आप ये और लिख सकते हो, है ना। न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको टेलीस्कोप के वो नहीं करवा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो माइक्रोस्कोप में करवाए हैं वो वैसे ही हैं। आप NCERT बुक से कुछ न्यूमेरिकल करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनके ऊपर जरूर करके जानी चाहिए प्रैक्टिस आपको। हर एक साल टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ जाता है। रे डायग्राम बनाते टाइम प्रॉपर एरो होना चाहिए, पूरी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव है तो उसके पास ऊपर ऑब्जेक्टिव लिख लेना, आईपीस के पास आईपीस, पूरी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होते हैं ना। स्पेरिकल एब्रेशन, जो स्पेरिकल एब्रेशन होता है वो इनएबिलिटी ऑफ लेंस और मिरर भी हो सकता है, इनएबिलिटी ऑफ लेंस और स्पेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर टू फोकस्ड a wide beam, parallel beam falling on it at single point। यानी जो एक पैरेलल बीम फॉल हो रही है उसको एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती है वो, और बिखर जाती है, इधर उधर फोकस्ड हो जाती है, फोकस पॉइंट के आसपास फोकस्ड हो जाती है, जिससे फिर इमेज क्या हो जाती है, ब्लड हो जाती है, फट जाती है। ठीक है ना, ब्लड हो जाती है इमेज। इसी को अपन बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। जैसे मैं इसको स्पेरिकल एब्रेशन को आपको मिरर के केस में भी बता सकता हूँ और लेंस के केस में भी बता सकता हूँ, और इसको दूर कैसे करते हैं उसको देखना है। खाली ये चीज़ देखनी है हमें, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है पर हमें पता होनी चाहिए। जैसे देखो आपके सामने एक लेंस है, ठीक है, लेंस का तो खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं वापस मिरर पे आऊँगा, है ना। स्पेरिकल मिरर और लेंस दोनों में होता है ये, लेंस और स्पेरिकल मिरर में। जैसे एक लेंस है, बहुत बड़ा इसका अपर्चर, और इस पर ये आपकी इसको इस लाइन को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका फोकस पॉइंट इधर है। ठीक है, अब बहुत बड़ी एक बीम आ रही है, ये बीम आ रही है ना, ये ऐसे दोनों तरफ है, अभी लाइट आके फॉल हो रही है। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक होगी ना उनको तो आप कहोगे पैरा एक्सियल रेज, ठीक है, और जो रेज बहुत दूर होगी प्रिंसिपल एक्सिस से और इस मिरर के किनारों पे होगी उसको कहोगे आप मार्जिनल रेज। ठीक है, अब देखो ये देखा गया लेंस के केस में कि मार्जिनल रेज जो है ये तो जल्दी फोकस्ड हो जाती है, यानी देखो फोकस पॉइंट है ना, ये इससे पहले ही फोकस्ड हो गई मार्जिनल। ठीक है, और पैरा एक्सियल रेज जो है वो दूर फोकस्ड हो गई, दूर, फोकस से दूर, थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ये पैरा एक्सियल रेज यहाँ फोकस्ड हो गई, क्लियर। मेन फोकस इसके बीच में कहीं था, पर ये मार्जिनल रेज जो है यहाँ पीछे फोकस्ड हुई है, यानी नज़दीक होगी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, और ये जो रे होगी ये मार्जिनल रेज तो जो है ऑप्टिकल सेंटर की तरफ फोकस हुई, और जो नज़दीक थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरा एक्सियल वो थोड़ी फोकस से दूर फोकस्ड हुई, और बाकी सारी रेज इनके बीच में होगी, इनके बीच में। तो कहने का मतलब सारी रेज जाकर के एक पॉइंट पे मिलनी थी। सारी रेज जो आ रही है पैरेलल रेज, ये सारी पैरेलल रेज जो आ रही है भाई, हमें पता है कि ये सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तभी यहाँ पे शार्प पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। पर ऐसा नहीं हो रहा, इमेज फैल गई, बड़ी हो गई और ब्लड हो गई, फट जाएगी इमेज, तो फिर एक पॉइंट पे बनती तो शार्प बनती।
फट गई, तो इमेज जो है वो फट गई, ऐसे फैल गई, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। ये मिरर के केस में था, सॉरी लेंस के केस में। अगर मैं मिरर के केस में दिखाना चाहूँ तो मिरर के केस में देखना भैया आप, ये स्फेरिकल मिरर है लार्ज अपर्चर का, सेम इसमें भी यही बात होगी, ये पोल होगा और ये फोकस होगा। तो ये जो रेज आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक वाली रे, ये तो फोकस्ड हो जाएगी दूर, ये दूर फोकस्ड हो गई। मार्जिनल रेज, ये कौन सी रेज है, ये जो आ रही है ना मार्जिनल रेज, ये तो यहाँ पे है ना फोकस से दूर फोकस्ड हो गई। और जो रेज बहुत दूर है, ऊपर किनारों पे हैं, जिनका सॉरी मार्जिनल नहीं है भाई, ये पैरा एक्शियल है, सो सॉरी, पैरा एक्शियल रेज है। पैरा एक्शियल रेज तो नज़दीक फोकस्ड हो गई, और जो मार्जिनल जो किनारों पे आ रही है उसमें भी यही था। ये रेज जो है फोकस्ड हो जाएगी, इस पोल के थोड़ी नज़दीक होगी और इस फोकस के पीछे होगी, यानी ये फोकस्ड हो गई। देखो यहाँ पे मार्जिनल, तो वो पैरा एक्शियल उधर है, मार्जिनल इधर है, और इसके बीच में पूरी इमेज जो है फैल जाएगी। फोकस पे नहीं आकर के इमेज, ये इस फोकस पे नहीं आकर के इमेज एक फोकस पे कंस्ट्रक्टेड नहीं हुई और इमेज ऐसे फैल गई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपको ये पता है कि ये जो रे आ रही है, जो किनारों वाली रे, वो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को तो मुझे ले जाना फोकस की तरफ, ले जाना है ना फोकस की तरफ। अरे भाई इस पॉइंट को थोड़ा आगे शिफ्ट करना है फोकस की तरफ। और ये जो रे है पैरा एक्शियल, जो ये बीच वाली रेज है, ये यहाँ से किनारों वाली रे तो आ रही है नज़दीक, और ये जो बीच वाली रे है वो जाके मिल रही है दूर, तो उसको थोड़ा पीछे सरकाना है। तो हम क्या करेंगे कि मुझे इस पॉइंट को आगे सरकाना है, ये जो किनारों वाली रेज है इस पॉइंट को आगे सरकाना है। मैं इधर से तो किनारों से लेंस को थोड़ा दबा दूंगा, मोड़ दूंगा, ये किनारों से लेंस को मोड़ दूंगा, और इस वाले पार्ट पे रे जो वहाँ मिल रही है इसको पीछे सरकाना है, तो इस बीच वाले पार्ट को थोड़ा पीछे दबा दो, तो ये मिरर ऐसा हो जाएगा भाई, ऐसा। और समझ रहे हो ना, देखो इसको इधर सरकाना है तो ये किनारे वाले पार्ट को थोड़ा आगे मोड़ दो, और ये बीच ये जो पॉइंट है पैरा एक्शियल वाला, जो बीच में जो रे टकरा के दूर तक हो रही है, उसको पीछे सरकाना है, तो इस बीच वाले पार्ट को थोड़ा पीछे कर दो, तो ये मिरर कुछ शेप ऐसा हो जाएगा। और ऐसे मिरर्स को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर है ये, पैराबोलिक मिरर। इनकी खासियत ये होती है कि इनके ऊपर जो रे गिरती है, वो रे इसका शेप धीरे धीरे मुड़ता जा रहा है, आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, इसलिए सारी रेज जो है एक ही पॉइंट पे फोकस्ड होगी भाई। सारी रेज आप मिलाओगे तो एक ही पॉइंट पे शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, जिसमें इमेज फटती है, और इसको दूर करने के लिए हम पैराबोलिक मिरर काम में लेते हैं। इतना सा पता होना चाहिए। एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक में क्या होता है, कलरफुल इमेज हो जाती है, और उसमें भी सिंगल पॉइंट पे रे जो है फोकस्ड नहीं होती है, लेकिन उसमें जो लाइट आती है, फॉल होती है, वो वाइट लाइट होती है। कैसी, वाइट लाइट। जैसे स्फेरिकल मिरर है, ये लाइट आ रही है वाइट लाइट, इसमें मार्जिनल और पैरा एक्शियल वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये वाइट लाइट आ रही है। अब वाइट लाइट आपको पता है 7 कलर से मिलके बनती है, ठीक है, 7 कलर से। ये केस एक्चुअली इस लेंस के केस में होगा, मिरर के केस में नहीं लेना है, मिरर के केस में नहीं होता है भाई, लेंस के केस में। लेंस के केस में स्फेरिकल एब्रेशन हो, तो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, इमेज कलर्ड हो जाती है। क्रोमेटिक एब्रेशन में इमेज कलर्ड हो जाती है। इसमें क्या है, जैसे वाइट लाइट आ रही है, तो वाइट लाइट मतलब कितने कलर से, 7, और 7 कलर किसी प्रिज्म में से पास होते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली 7 कलर में टूट जाती है वाइट लाइट। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है अपन ने स्टार्टिंग में, वाइट लाइट जब पास होगी तो जो रेड कलर है और वायलेट कलर है, वायलेट की फोकल लेंथ होती है कम, और यहीं से जो वाइट के अलॉन्ग जो रेड आ रहा है, उस रेड की फोकल लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, रेड की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। सारे कलर तो इसी सीध में आ रहे हैं, वाइट मतलब 7 कलर्स, लेकिन वायलेट तो जल्दी फोकस्ड हो गया, रेड दूर हो गया, और विब ग्योर के हिसाब से बाकी कलर, तो इमेज कलर्ड हो गई। तो कलर्ड इमेज हो गई, तो ये भी इमेज फट गई, तो कुल कलर्ड इमेज हो गई। कुल मिला के एक वाइट इमेज बननी थी, एक ही जैसी इमेज बननी थी, जो रे आ रही है वाइट लाइट की, पर इमेज जो है वो कलर्ड हो जाएगी, और इमेज दूर भी हो गई, ऑब्वियसली एक जगह फोकस्ड नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको दूर करने के लिए भी पैराबोलिक मिरर काम में लेते हैं, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखें स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होते हैं। थैंक यू भाई। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर, और भी इससे बहुत सारे रिलेटेड है। टाइम पे आपको एक्स्ट्रा मटेरियल और भेजा जाएगा, पर आप जो करवाया गया वो भी बहुत है, सफिशिएंट है, आप उसको पहले कवर अप करें। थैंक यू।